हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसएससी लवर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का टॉपिक, और इंग्लिश का जो टॉपिक है वो है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब हम डिस्कस करेंगे, इसके रूल्स और मतलब जो भी इसके सेंटेंस एरर बनेंगी, मतलब किस तरीके से इनको किया जाता है, वो सब देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो भले ही आप लाइक शेयर ना करें, लेकिन आप मजबूर हो जाएंगे खुद करने के लिए लाइक और शेयर। ठीक, और एक बार आपने अगर वीडियो देख ली तो अगली वीडियो आप देखने के लिए वेट करेंगे कि अगली वीडियो कब आए। ये मेरी गारंटी है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पहले डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ ये वर्ब का टॉपिक कितना बड़ा है और कितने टाइम में। लगभग टाइम तो काफ़ी लग जाएगा, लेकिन एक पीडीएफ के थ्रू मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, पहले मैं इसकी पीडीएफ का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। इसमें 27 पेजेस हैं, और जो कि मतलब 1-2 दिन में होने वाले नहीं हैं। ये धीरे धीरे ही इनको समझा जाएगा। तो दिखा देता हूँ मैं क्या क्या है इसमें। तो ये काफ़ी सारे रूल्स हैं। पहले इनका जो ओवरव्यू है, पहले वो डिस्कस किया हमने, मतलब कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको कंप्लीट किया है। और इसमें अगर टेट सी टेट वाले भी लोग हैं तो वो इसको ज़रूर समझें, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है ये पीडीएफ। ठीक, क्योंकि इसमें हमने उन चीज़ों को रखा है जो सी टेट और टेट लेवल में बहुत पूछी जाती हैं, और हमने इसको बेसिक से क्लियर किया है। और अगर किसी भी चीज़ का आपका बेसिक क्लियर है तो आप लो लेवल से हाई लेवल पर आसानी से चढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें हर एक वो रूल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और हर एक वो पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है, हमने इसमें सभी रखा है। ठीक है, ये नोट्स काफ़ी कंप्लीट बने हुए हैं मेरे पास पूरी इंग्लिश के। ठीक है, लेकिन ये वर्ब का टॉपिक है, मैं अभी वर्ब का टॉपिक आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और इसको आप पढ़ सकते हैं। वीडियोस देखिए, समझिए, उसके बाद आप इसको पढ़िएगा। क्योंकि वैसे आप समझोगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, आपको समझ में नहीं आने का, कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन कंप्लीट आप बिल्कुल इसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहले वीडियोस देखिएगा, उसके बाद पढ़िएगा आखिर कहाँ चीज़ क्या है, क्यों लिखी है। ठीक है, तो इसको सब समझा दूँगा। ये पीडीएफ है मेरे पास, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अभी। मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें किस तरीके के नोट्स हैं, किस तरीके के रूल हैं। इसमें हर वो रूल है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपने कर लिए इनको, ये रूल्स आपने अगर एक बार पढ़ लिए, तो आप कभी भी एग्ज़ाम में मात नहीं खाएंगे, और वर्ब का आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा। ठीक, पहले इनका ओवरव्यू ले लीजिएगा किस किस तरीके के हैं। ये कुछ वर्ब्स होती हैं, देखिए यहाँ आएंगे अभी। ये कुछ वर्ब्स हैं जो अपने पास यानी अपने बाद जो वर्ब आती हैं, इनके बाद वो हमेशा जीरन फॉर्म में आती हैं। इन जैसे अवॉइड है, माइंड है, डिटेस्ट है। अगर इस तरीके की वर्ब आपको इनमें से कोई सी भी वर्ब मिले, अगर कोई सी भी वर्ब मिले, तो उसके बाद अगर कोई डायरेक्टली वर्ब आए तो वो जीरन फॉर्म में होगी। ठीक, ये इस तरीके के मतलब काफ़ी सारे रूल्स हैं, और उनको हमने एग्जाम्पल में सेट भी किया है, एग्जाम्पल भी दिए हैं उनके। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन सिर्फ एक्टिव वॉइस की होती है, ये भी याद रखना। एक्टिव वॉइस में अगर ये वर्ब आती हैं और इनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो जीरंट फॉर्म में होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, और ये खास वर्ब हैंगी, और इनसे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ क्वेश्चन, और हम कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट आते हैं वो भी लिख लेते हैं। जैसे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी किसी चीज़ का व्यर्थ में पछतावा करना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये रूल्स दिया हुआ है। ठीक है, इस रूल को समझना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जब देखोगे इसमें तो आपको सब समझ में आ जाएगा जब पढ़ोगे आप। फिर उसके बाद आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। तो आइए, हम काफ़ी आपको ओवरव्यू दे दिया, अब डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ब क्या है। ठीक है, और वर्ब को कैसे स्टार्ट करें। तो पहले पेज पर आते हैं, रिटर्न मारते हैं। आज मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पता लगे कि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है। अगर पसंद आएगी तो मुझे उसका रेस्पॉन्स मिलेगा, कमेंट मिलेंगे आपके, और कमेंट के साथ साथ आप
बताएंगे भी आपको मतलब पसंद आया नहीं आया, और लोगों को शेयर भी करेंगे और वीडियोस पर लाइक भी आएंगे, आपका जैसा रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि वर्ब आखिर क्या होती है। पहला पॉइंट, वर्ब यानी जो कुछ एक व्यक्ति या वस्तु करता है, एक्टिव वॉइस की कंडीशन में होती है। जो कुछ एक व्यक्ति या वस्तु करता है और जो कुछ किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ किया जाता है वो पैसिव वॉइस की कंडीशन में होती है। और व्हाट अ पर्सन और थिंग टू बी यानी जो कुछ एक व्यक्ति है या वस्तु है, ये नॉन एक्शन वर्ब में आती है। ठीक है, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे राधा सिंग स्वीटली, राधा कैसे गाती है, राधा मीठा गाती है। ठीक है, यानी यहाँ वर्ब कौन सी है, सिंग्स। राम वाज पनिश्ड यस्टरडे, was punished, was helping verb, punished main verb yesterday। ठीक, राधा इज अ टीचर, ये क्या है, हमारी नॉन एक्शन वर्ब। राधा क्या एक टीचर है। मैंने बताया व्हाट अ पर्सन अ थिंग यानी कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ है, जो कुछ है वो क्या वर्ब है, यानी वो कैसी वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है। इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। अब एग्ज़ाम में आपको ये एसएससी में तो खैर नहीं पूछने को मिलेगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, तो मैंने बोला सी टेट और टेट। इन एग्ज़ाम में जो बैठते हैं विद्यार्थी, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। आपको ये एग्जाम्पल सेट करके दे देगा वहाँ और पूछ लेगा बताइए लिंकिंग वर्ब ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है या कैसी वर्ब है, उसका फॉर्म पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो नॉन एक्शन वर्ब होती है तो लिंकिंग वर्ब पूछ लेगा। ठीक, इसी तरीके से मतलब छोटे छोटे पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं। तो वर्ब पहले दो टाइप की होती है, पहले हम डिस्कस करेंगे। एक होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है डिस्कस करते हैं। वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट तथा टेंस का इफेक्ट पड़ता है, यानी सब्जेक्ट और टेंस का इफेक्ट पड़ता है, हम कह सकते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है वो वर्ब कौन सी कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे ही रीड्स डेली, ये क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखा जाए ही तो क्या है हमारा रीड्स, ऐसा लगा सब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, और डेली। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। यहाँ पर रीड्स क्या हुई, हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। यानी फाइनाइट वर्ब जिसका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो यूज़ की जाती है या सब्जेक्ट और टेंस का जिस पर इफेक्ट पड़ता है वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये भी सी टेट और टेट के लेवल से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैंगे। मतलब पहले बेसिक समझा जाएगा और उसके बाद आप इनके रूल्स को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। दे रोट अ लेटर यस्टरडे, दे राइट लेटर्स डेली। दे रोट क्या है, फाइनाइट वर्ब। रोट क्या है, एक फाइनाइट वर्ब। अ लेटर यस्टरडे, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यस्टरडे पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी टेंस बता रहा है हमें ये। और डेली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये भी हमें टेंस बता रहा है। इसीलिए दे राइट लिखा या दे रोट लिखा, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म आई दे रोट। ठीक, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो ये क्या हुई, हमारी फाइनाइट वर्ब हुई। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट तथा टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और वह वर्ब जिसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वह वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में वर्ब की तरह कार्य नहीं करती, ये नाउन, एडवर्ब तथा एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है। किसकी तरह, नाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव। ठीक है, हिंदी वाक्यों में फाइनाइट वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होती है। ये नोट पॉइंट है, आप इसको पहचान सकते हैं कि आखिर फाइनाइट वर्ब कौन सी है। तो जैसे वह खेल रहा है यहाँ क्या है, मतलब फाइनाइट वर्ब है। ये सेंटेंस के मतलब हिंदी वाक्यों में सेंटेंस के लास्ट में। ही इज़ प्लेइंग, ये क्या हुई, एक फाइनाइट वर्ब हुई। दे आर प्लेइंग, ठीक, ये क्या हुई, एक फाइनाइट वर्ब हुई। ही इज़ प्लेइंग मतलब ही के अकॉर्डिंग इज़ आया। दे आर प्लेइंग मतलब दे के अकॉर्डिंग आर आया। ठीक है, जबकि प्लेइंग कैसा रहा, वैसा ही रहा। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनाइट वर्ब हो गई। ही वांट्स टू कम हेयर टू मीट यू। अब देखिए, ही वांट्स, ही के अकॉर्डिंग वांट्स। ठीक है, ही के अकॉर्डिंग वांट्स क्या हुई, फाइनाइट वर्ब हुई। टू कम, ये क्या हुई हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब।
इसका सब्जेक्ट का टेंस का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसी ही आएगी। टू कम हेयर टू मीट यू, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में कम से कम एक होनी चाहिए, कम से कम एक होनी चाहिए। देखिए नीचे लिखा है दे वांट टू कम हियर टू मीट यू, यानी दे वांट यानी दे के अकॉर्डिंग आइए, वांट टू कम हेयर टू मीट यू। पहले ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बोर मत होना, उसके बाद हम रूल डिस्कस करेंगे। अगर ये छोटे छोटे पॉइंट आपको क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद ये होगा कि आपके रूल्स पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। नोट पॉइंट लिख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब निश्चित रूप से होनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी भी हो सकती हैं और नहीं भी। यदि सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होती है तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब है तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? सिंपल होगा। लेकिन अगर एक या एक से अधिक फाइनाइट वर्ब दी गई हैं तो वो सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है कंजक्शन में। कंजक्शन का काफ़ी बड़ा टॉपिक है और उसको हम बाद में समझाएंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं समझा पाएंगे, उसको टाइम भी लगेगा और उसको समझना भी इतना आसान नहीं है। पहले आपकी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। उसमें लगभग 42 समथिंग पेजेस हैं जिसकी जो नोट्स बनी हुई हैं वो 42 जो रूल हैं इसके 42 पेजेस हैं लगभग, उसमें इसी तरीके से बना रखे हैं। जैसे अब इसमें दिया हुआ है आई सॉ एन इंजर्ड मैन, मैंने देखा क्या? एन इंजर्ड मैन, ठीक है। मैंने क्या बताया था अभी, एक चीज़ बताई थी आपको कि आई सॉ ये क्या है? फाइनाइट वर्ब। लेकिन इंजर्ड मैन मैंने बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन की तरह यूज़ होती है। तो देखिए ये वर्ब का भी रूप है इंजर्ड और इसमें प्लस एडजेक्टिव, तो ये क्या बन गई? हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है। यहाँ से क्लियर हुआ। आई सॉ अ ब्रेव मैन, आई सॉ ये क्या हुआ? सब्जेक्ट, आई सॉ फाइनाइट वर्ब, अ आर्टिकल, ब्रेव मतलब एडजेक्टिव, मैन आप समझते ही हैं, ठीक है। तो आई सॉ अ ब्रेव मैन। उसके बाद हमारा आता है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, तो होती हैं लेकिन ये भी दो दो प्रकार की होती हैं। फाइनाइट वर्ब यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, दो दो प्रकार की होती है ये भी। ट्रांजिटिव यानी सकर्मक और इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक। यानी सकर्मक जिनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है यानी प्रेजेंट होता है, उनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट हो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट ना हो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे ही प्लेज इन द फील्ड डेली, वो खेलता है इन द फील्ड डेली, कहाँ खेलता है पता है क्या आपको? नहीं, इन द फील्ड डेली। लेकिन आपको क्या ये पता है वो व्हाट प्लेस क्या खेलता है? पता नहीं, तो इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, इसका पता लगाने के लिए उस वर्ब में व्हाट या हुम का यूज़ करके क्वेश्चन करते हैं। जैसे व्हाट प्लेस क्या खेलता है? पता है? नहीं, आंसर नहीं मिला इसका, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हुम लगाएं हुम प्लेज, तो इससे भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हुई? एक इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर इससे हमें आंसर मिल जाता तो उसके बाद वो उसका ऑब्जेक्ट माना जाता, और ऑब्जेक्ट माना जाता तब ये क्या हो जाती है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती। क्या हो जाती? ट्रांजिटिव वर्ब। यदि आंसर में कुछ प्राप्त होता है, लिखा है किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, इसका पता लगाने के लिए उस वर्ब में व्हाट और हुम का यूज़ करके क्वेश्चन करते हैं। यदि आंसर में कुछ प्राप्त होता है तो वह उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, और ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, और यदि नहीं प्राप्त हो तो ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। लास्ट तक वीडियो की बनी रहिएगा और आप इसको समझिएगा। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं आपको। जो इसके रूल्स आएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पसंद भी आएंगे, ठीक है। और इसको बाद में आप पढ़ सकते हैं PDF के थ्रू। PDF की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। जब वर्ब में हाउ, वेयर, व्हेन
वाई का यूज़ करके क्वेश्चन करते हैं। यानी जब ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तब किसका यूज़ करते हैं हम, व्हाट या हुम का। ठीक है, वर्ब में व्हाट या हुम का क्वेश्चन करेंगे, अगर आंसर मिलता है हमें तब तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, नहीं मिलता है तो अदरवाइज़ नहीं होता है। तो अगर हमें किसी वर्ब में हाउ या वेयर या व्हेन या वाई का यूज़ करके क्वेश्चन किया है हमने, तब उसमें जो आंसर मिलेगा वह एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्ब। जैसे हाउ, एडवर्ब ऑफ मैनर, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर मतलब व्हेन मतलब कब, व्हेन मतलब कब यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, वाई यानी एडवर्ब ऑफ रीज़न यानी वाई मतलब क्यों, इससे क्या प्रकट हो रहा है आपको, रीज़न यानी एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो इससे क्या पता लगता है कि एडवर्ब है ये, और एडवर्ब ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता। जैसे हमने इस वाले सेंटेंस में देखेंगे अभी जो डिस्कस किया था, ही प्लेज इन द फील्ड। अगर हम देखें तो किसका आंसर मिल रहा है यहाँ से, ही प्लेज इन द फील्ड। तो ही प्लेज वेयर, क्या मिल रहा है, वेयर, वेयर प्लेज इन द, वेयर प्लेज वो कहाँ खेलता है, इन द फील्ड, कहाँ खेलता है, इन द फील्ड। तो किसका आंसर मिला हमें इसका, वेयर से। तो ये क्या हुआ हमारा, एडवर्ब, यानी ये पूरी एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे हम इसको। यहाँ पे ये पूरी क्या हो जाएगी, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो समझा हमने कि एडवर्ब कैसे पता लगेगी और जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे पता लगेगा। अब जैसे हमने अभी बताया था हाउ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको समझना। हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, जब हाउ से हम किसी वर्ब में क्वेश्चन करते हैं तब उससे मिलती है हमें एडवर्ब ऑफ मैनर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इनको। वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कहाँ, इससे जब क्वेश्चन करेंगे वर्ब में तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। वाई एडवर्ब ऑफ रीज़न। यूज़ ऑफ एडवर्ब, इसके लिए आपको ये याद रखना है, एम पी टी पी एफ टी। पी एफ टी, एम पी टी एडवर्ब ऑफ मैनर, पी मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, टी मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये इनका क्रम चलता है, अगर कहीं पर भी एडवर्ब आती हैं तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। याद करने के लिए एम पी टी यानी मैनर प्लेस टाइम, और या इस तरीके से दिया हो पी एफ टी, इन तीनों में से दिया हो तो उनकी जो क्रम जो लगाएंगे हम किस ऑर्डर में लिखेंगे, उनको पी एफ टी ऑर्डर में लिखेंगे। पी एफ टी मतलब प्लेस, फ्रिक्वेंसी और टाइम। ठीक है, ये रूल इम्पोर्टेंट है, जब एडवर्ब आपको इनमें से कोई सी मिले तो इस ऑर्डर में लगानी है। सपोज दैट आपको दो एडवर्ब मिल गए, एक मिली मैनर, एक मिली प्लेस। एक मिल गई आपको मैनर और एक मिल गई प्लेस, और अगर हमें दी हुई है पहले प्लेस उसके बाद मैनर, तब इन दोनों में रूल लगाएंगे, पहले मैनर फिर प्लेस, यानी पहले एडवर्ब ऑफ मैनर फिर उसके बाद प्लेस। ठीक है, अगर आपको मिल गया पी और टी यानी प्लेस और टाइम, तो पहले प्लेस फिर टाइम, और आपको मिल गया एम और टी यानी मैनर और टाइम, तो पहले मैनर फिर टाइम। देखिए क्रम, देखिए कैसे चल रहा है, उसी क्रम में आप इसको लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। वैसे जैसे ये लिखा है इन्होंने, दे इलेक्टेड टू मी अ डॉक्टर। दो, दे इलेक्टेड टू मी, उन्होंने मुझे क्या किया, इलेक्ट किया। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। व्हाट इलेक्टेड या होम इलेक्टेड। व्हाट इलेक्टेड मतलब क्या इलेक्ट किया मुझको, अ टीचर, इससे आंसर मिल गया। अ टीचर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। होम इलेक्टेड किसे किया, मुझे किया। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जब हमें वर्ब में होम से क्वेश्चन करते हैं, होम से लगा के होम इलेक्टेड, तब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इलेक्टेड, तो अ टीचर, व्हाट इलेक्टेड अ टीचर, यानी क्या हुआ हमारा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए, दे इलेक्टेड टू मी अ टीचर, मी और अ टीचर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट भी हैं, यानी जो मी है वही तो टीचर है, यानी जो मी है, मी भी तो ये टीचर है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यही ये चीज़ है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट यही होता है कि ये कैसा हो गया हमारा फिर, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसा हुआ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी मी, मी कौन है, अ डॉक्टर।
तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगर ये होता दे इलेक्टेड, या यहाँ पर सब्जेक्ट भी सेम होता और ये जो मी आया है इसकी जगह ये सब्जेक्ट और ये दोनों सेम होती, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता। लेकिन फिर ये कैसा कॉम्प्लीमेंट होता? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यह है दे फाउंड हिम गिल्टी। अगला सेंटेंस है दे फाउंड हिम गिल्टी। तो हिम क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, यानी व्हाट फाउंड या हुम फाउंड। तो हुम फाउंड यानी हिम, यानी आंसर मिला, तो हिम क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ हमारा। और हिम ही क्या है? गिल्टी है, तो हिम ही गिल्टी है, ये क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। नोट, कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के प्लेस पर कभी नहीं लिखा जाता है, यानी जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर कभी नहीं लिखते, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट को जब सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं लिखा जाएगा तो इससे हम पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर कॉम्प्लीमेंट को लिख नहीं सकते। यही रीज़न होता है कि हम अधिकतर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस को बनाते हैं, जबकि कुछ रूल्स होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी हम बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रीपोजिशन ऐड करनी पड़ती हैं, उनको भी पढ़ेंगे हम। ऑब्जेक्ट, जब किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया छोटा सा थोड़े शब्दों में ही, जब किसी वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो अगर हम वाट से क्वेश्चन करते हैं, वाट गेव मी, उसने मुझे क्या दिया, तो आपको रिप्लाई क्या मिल रहा? बताइए। जब आपने क्वेश्चन किया कि वाट गेव मी, एक मिनट, जब आपने क्वेश्चन किया वाट गेव मी, यहाँ जब वाट का यूज़ करोगे आप, वाट गेव मी, तो उसने मुझे क्या दिया, आपको रिप्लाई मिलेगा अ बुक, यानी आपको एक बुक दी गई। तो ये क्या हुआ हमारा? अ बुक, ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वो बात करें कि हुम गेव, यानी किसको दिया, होम गेव, तो होम गेव मी, मतलब मुझे, किसको दिया? मुझे, ये क्या हुआ हमारा? ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हमें होम से रिप्लाई किया, मतलब होम से जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो रिप्लाई में मिलता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये है क्या हमारा? मी, पर्सन। तो ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब वाट से किया, वाट गेव अ बुक, क्या रिप्लाई मिला हमें? अ बुक, एक बुक थी हमें। तो वाट से रिप्लाई करने पर क्या होता है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब आप होम से रिप्लाई करते हैं, होम से क्वेश्चन करते हैं और जब रिप्लाई में मिलता है हमें, तो वो क्या होता है हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जनरली किसी भी सेंटेंस में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पॉइंट बहुत अच्छा है। क्या होता है जनरली, साधारणतः क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में भी लिखा जा सकता है। इस कंडीशन में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे ही गेव अ बुक, जैसे उसने कहा ही गेव अ बुक, तो इससे क्या मिलेगा आपको? व्हाट गेव मतलब अ बुक, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला जो था वो हमने पहले ले लिया अ बुक। जब इसको पहले ले लिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे तो या तो टू लगाएंगे या फोर लगाएंगे। तो ही गेव अ बुक टू मी जैसी प्रीपोजिशन होगी। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। देखिए इसमें फॉर कहाँ लगाना है, टू कहाँ लगाना है, एक मोटा मोटा सा अंदाज़ा लगा लीजिए। जब कोई चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है, यानी वो चीज़ हमें मिल जाती है, तब हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और नहीं सॉरी, जब मिल जाती है तब हम उसके लिए टू का यूज़ करते हैं, और बाकी अदर केस में हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा ही गैव अ बुक टू मी, उसने मुझे दे दी है ना ये बुक, यानी मुझको प्राप्त हो गई है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। टू या फॉर कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, वो समझा रहा हूँ मैं। अब जैसे ही टोल्ड मी अ स्टोरी या ही टोल्ड अ स्टोरी टू मी, अब जो उसने मुझे स्टोरी बताई है या सुनाई है, तो इसका मतलब मैंने वो सुन ली होगी। जब मैंने सुन ली तो क्या यूज़ करेंगे? हम टू का यूज़ करेंगे, ना कि फोर का, ठीक है। कहाँ टू का करना है, कहाँ फोर का। और जैसे ही बॉट मी अ नेकलेस, उसने ख़रीदा मुझे अ नेकलेस, उसने मुझे क्या ख़रीदा? एक नेकलेस ख़रीदा। अगर हम नेकलेस वाट यानी इससे मिला, हमें रिप्लाई किया अ नेकलेस, यानी ये क्या हुआ हमारा?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब हम इसको पहले लिखेंगे, अब बताइए कि यहाँ व्हाट उसने ख़रीदा है, ना कि मुझे दे दिया। अभी दिया थोड़ी है, अभी मुझको मिला थोड़ी है, नहीं मिला है। जब नहीं मिला है तो क्या करेंगे, हम यूज़ फॉर का यूज़ करेंगे, और मिल जाता तो हम टू का यूज़ करते। तो टू कहाँ यूज़ करना है, फॉर कहाँ यूज़ करना है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस किस कंडीशन में कैसे लिख सकते हैं। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम जनरली पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में लिखते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से वीडियोस को देखिए, फिर समझिएगा, और उसके बाद आप जब इसको नोट्स पढ़ लोगे, आपके ये सब समझ में आ जाएगा, तो यकीन मानिए आपसे कुछ भी छूटने वाला नहीं है एरर में। ठीक है, ये गारंटी है। अब इसके बाद करते हैं हम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन सेंटेंस। वैसे वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो भी यहीं स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि इससे आपका फिर रेस्पॉन्स मिले कैसा रहा ये। उसके बाद में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने को हैं। तो 27 पेजेस हैं, बाद में हम थोड़ा सा वीडियो को बड़ा कर दे करेंगे, लेकिन अभी हमें इतना ही वीडियो की ज़रूरत है। देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स रहता है, उसके बाद में वीडियो इसके जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड किए जाएंगे। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और कमेंट में अपनी राय भी देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में, और वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला भी बढ़े और हम आपके लिए कुछ और प्रयास कर सकें, और कंप्लीट वीडियोस जो हैं, कंप्लीट वीडियोस आपको इसके प्रोवाइड करा सकें। वर्क का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यकीन मानिए, आप जब वर्क के जो रूल्स हैं पढ़ लेंगे, और जब एरर करने बैठेंगे, तो आपका कुछ भी बचने का नहीं है। आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। बाज़ दफ़ा क्या हुआ कि आपसे अगर कोई सेंटेंस नहीं हो पाता, एरर फाइंड नहीं कर पाते हैं, स्टार्टिंग में होती है दिक्कत, तो लेकिन जब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे तो आप कहोगे, खुद कहोगे कि अरे यार, ये तो मुझे आता था, मैं कर क्यों नहीं पाया। लेकिन वो चीज़ क्या होगी, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपको सब कुछ आना लग जाएगा। ठीक है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।